स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक ऐसी मेडिकल स्थिति पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जिसके बारे में हमारे एक श्रोता ने कुछ सामग्री भेजी है। ये स्थिति है सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन सिक्रीशन, जिसे हम शॉर्ट में SIADH कहते हैं। जी। हमारे पास जो जानकारी है उसमें इसका एक संक्षिप्त विवरण है और एक डायग्राम भी है। ये इसके पीछे का जो तंत्र है उसे समझाने में मदद करता है। देखने में तो ये बस ऐसा लगता है कि शरीर में ज्यादा पानी रुक गया है, लेकिन इसके पीछे की कहानी काफी दिलचस्प है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है SIADH के काम करने का तरीका, इसके अलग अलग कारण और हाँ, इलाज के विकल्पों को सिर्फ जानना नहीं बल्कि थोड़ा बेहतर समझना, क्योंकि क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये कभी कभी चुनौती भरा हो सकता है। सही कहा। चलिए तो फिर इस विषय की तह तक चलते हैं। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। SIADH, ये नाम ही थोड़ा टेक्निकल सा लगता है। आसान शब्दों में कहें तो ये आखिर है क्या? बिल्कुल। देखिए, एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी ADH, इसे वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। ये हमारे शरीर का वाटर रेगुलेटर है। समझिए, ये पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है और इसका मुख्य काम है किडनी को बताना कि भाई पानी को बाहर मत निकालो, उसे रोक कर रखो, शरीर में रखो। अच्छा। सामान्य परिस्थितियों में ये तब एक्टिव होता है जब शरीर में पानी की कमी हो या खून थोड़ा गाढ़ा हो गया हो, मतलब हाई ऑस्मोलैलिटी। हाँ। श्रोता ने जो डायग्राम भेजा है उसमें भी शायद यही सामान्य प्रक्रिया दिखाई गई होगी। ADH किडनी की नलिकाओं पर, कलेक्टिंग डक्ट्स पर काम करके पानी को वापस खून में भेजता है। ठीक है। अब इसमें जो इनएप्रोप्रिएट शब्द है यानी अनुचित, वो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, वही। SIADH में ये ADH जरूरत से ज्यादा निकल रहा है या तब भी निकल रहा है जब शरीर में पानी की कोई कमी नहीं है या खून पहले से ही पतला है, लो ऑस्मोलैलिटी है। मतलब शरीर को सिग्नल मिल रहा है पानी बचाओ, जबकि असल में उसे कोई जरूरत नहीं ऐसा करने की। अच्छा, तो ये कुछ ऐसा हुआ जैसे बाहर बारिश हो रही हो और हम फिर भी पानी बचाने के लिए नल बंद किए जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल वैसा ही समझ लीजिए। तो इसका नतीजा क्या होता है फिर शरीर पर? क्योंकि जो जानकारी है उसमें लिखा है कि खून में सोडियम कम हो जाता है, हाइपोनेट्रीमिया जिसे कहते हैं। जी। लेकिन शरीर में कुल तरल पदार्थ सामान्य रहता है, यूवोलेमिया। ये बात मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगी। अगर शरीर पानी रोक रहा है तो कुल तरल पदार्थ बढ़ना चाहिए ना? हाँ, ये सुनने में विरोधाभास जैसा लगता है, सही कह रहे हैं आप। लेकिन इसके पीछे ना शरीर का एक बहुत ही जटिल संतुलन बनाने का प्रयास छुपा है। जब वो अनुचित ADH के कारण किडनी एक्स्ट्रा पानी सोखना शुरू करती है तो इसे कहते हैं फ्री वाटर रिटेंशन। फ्री वाटर रिटेंशन, अच्छा। हाँ, मतलब पानी बिना जरूरत के इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम के साथ शरीर में रुक रहा है। इससे खून पतला होता है, यानी उसमें मौजूद सोडियम की मात्रा पर लीटर कम हो जाती है। इसी को डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। डाइल्यूशनल, ओके। अब आपका सवाल था कि कुल तरल पदार्थ सामान्य क्यों रहता है, यूवोलीमिया क्यों? तो होता क्या है, जब शुरू में थोड़ा पानी रुकता है और खून का वॉल्यूम हल्का सा बढ़ता है तो शरीर इसे महसूस कर लेता है। इसके जवाब में दिल के ऊपरी हिस्से एट्रिया और दिमाग से कुछ खास हार्मोन्स निकलते हैं, ANP और BNP, एट्रियल और ब्रेन नेचुरेटिक पेप्टाइड। ANP और BNP, ठीक है। सोचिए, ये शरीर के इमरजेंसी वाटर रिलीज वाल्व हैं। ये किडनी को सिग्नल देते हैं कि भाई सोडियम और उसके साथ पानी को बाहर निकालो। और साथ ही एक और हार्मोन है एल्डोस्टेरॉन, जो सामान्यतः सोडियम और पानी बचाने में मदद करता है, उसका लेवल कम हो जाता है। अच्छा, एल्डोस्टेरॉन कम हो जाता है। हाँ, तो इस मिलीजुली प्रतिक्रिया का नतीजा ये होता है कि शरीर अतिरिक्त वॉल्यूम को बढ़ने से रोकने के लिए यूरिन के जरिए सोडियम निकालना जारी रखता है, भले ही खून में सोडियम पहले से कम हो। अरे वाह। इसीलिए SIADH के मरीजों में आप देखेंगे कि खून में सोडियम कम है, लेकिन उनके यूरिन में सोडियम की मात्रा ज्यादा मिलती है, आमतौर पर 40 मिलीमोल पर लीटर से ज्यादा। अच्छा। और यूरिन का गाढ़ापन यानी ऑस्मोलैलिटी खून के गाढ़ेपन से ज्यादा होती है। यूरिन ऑस्म सीरम ऑस्म से ज्यादा होती है, अक्सर 100 मिली ऑस्म पर kg से भी ज्यादा। शरीर पानी तो रोक रहा है ADH के कारण, लेकिन वॉल्यूम ओवरलोड से बचने के लिए वो सोडियम बाहर फेंक रहा है ANP BNP की मदद से। ये एक तरह का डैमेज कंट्रोल मैकेनिज्म है, कह सकते हैं। वाह, ये तो मतलब शरीर की अंदरूनी इंजीनियरिंग का कमाल है। शरीर एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो असली प्रॉब्लम है वो बेवजह का ADH सिग्नल ही है। बिल्कुल, जड़ वही है।
अब यहाँ ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर ये गड़बड़ी शुरू कहाँ से होती है, मतलब वो अनुचित एडीएच सिग्नल आता कहाँ से है। जानकारी में कुछ कारण बताए गए हैं हाँ, और कारण काफी अलग अलग हो सकते हैं। हम उन्हें कुछ मुख्य ग्रुप्स में बांट सकते हैं समझने के लिए। ठीक है। पहला ग्रुप है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस। दिमाग से जुड़ी समस्याएं जैसे सिर में चोट लग जाए, स्ट्रोक हो, ब्रेन ट्यूमर हो या कोई इन्फेक्शन हो जाए दिमाग में जैसे मेनिंजाइटिस या एंसेफेलाइटिस। हाँ, ये सब चीजें पिट्यूटरी ग्रंथि के सामान्य कामकाज को या दिमाग में जो एडीएच रेगुलेशन के सर्किट्स हैं उनको गड़बड़ा सकती हैं, जिससे एडीएच ज्यादा या गलत समय पर निकलने लगता है। मतलब दिमाग में कुछ गड़बड़। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है एक्टोपिक एडीएच प्रोडक्शन। एक्टोपिक मतलब गलत जगह पर। गलत जगह पर मतलब एडीएच पिट्यूटरी ग्रंथि से नहीं बन रहा, बल्कि शरीर में कहीं और से बन रहा है। कहीं और से, कहाँ से? ये अक्सर कुछ खास तरह के कैंसर में देखा जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा कॉमन है स्मॉल सेल लंग कैंसर SCLC। अच्छा, फेफड़ों का कैंसर। हाँ, ये ट्यूमर कोशिकाएं खुद ही एडीएच बनाकर खून में छोड़ने लगती हैं। कुछ और कैंसर भी ऐसा कर सकते हैं, जैसे पैंक्रियास का, प्रोस्टेट का या कुछ तरह के लिम्फोमा। मतलब कैंसर कोशिकाएं हार्मोन फैक्ट्री बन जाती हैं। ये तो सचमुच हैरान करने वाली बात है। और क्या कारण हो सकते हैं? तीसरा ग्रुप है फेफड़ों की अपनी बीमारियां, कैंसर के अलावा, जैसे निमोनिया हो गया या टीबी, अस्थमा का कोई गंभीर अटैक आया या सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी स्थितियां, ये भी एसआईडीएच करवा सकती हैं। अच्छा, फेफड़ों की बीमारियां भी। हाँ, इसका सटीक मैकेनिज्म हमेशा पूरी तरह साफ नहीं होता, पर माना जाता है कि फेफड़ों में सूजन या ऑक्सीजन की कमी, हाइपोक्सिया या प्रेशर में बदलाव, ये किसी तरह दिमाग को एडीएच रिलीज करने के लिए उत्तेजित कर सकते हैं। और चौथा, जो क्लिनिकली बहुत महत्वपूर्ण ग्रुप है, वो है दवाएं। अच्छा। कई दवाएं हैं जो एसआईएडीएच का कारण बन सकती हैं। दवाएं भी? कौन सी? हाँ, जो हमें जानकारी मिली है उसमें भी कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे SSRIs, ये डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए काफी आम दवाएं हैं। हाँ, बहुत कॉमन है। में इस्तेमाल होती है। साइक्लोफॉस्फेमाइड कीमोथेरेपी दवा और कुछ दर्द निवारक दवाएं भी, जैसे एनेसीड्स। कुछ दवाएं सीधे एडीएच का रिलीज बढ़ा सकती हैं, जबकि कुछ किडनी पर एडीएच के असर को ज्यादा प्रभावी बना देती हैं। अच्छा। और हाँ, एक और बात, अगर कोई बाहर से एडीएच या उससे मिलते जुलते हार्मोन ले रहा है, जैसे वैसोप्रेसिन या ऑक्सीटोसिन, जो डिलीवरी के बाद कभी कभी दिया जाता है, तो उससे भी जाहिर तौर पर एसआईएडीएच जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। ये तो काफी लंबी लिस्ट हो गई। दिमाग, फेफड़े, कैंसर, दवाएं, मतलब अगर एसआईएडीएच का शक हो तो डॉक्टर को तो बहुत सारी चीजों के बारे में सोचना पड़ता होगा। बिल्कुल, ये वाकई दिखाता है कि शरीर के सारे सिस्टम कितने आपस में जुड़े हुए हैं। एकदम सही। और यही बात एसआईएडीएच के डायग्नोसिस और मैनेजमेंट को चुनौतीपूर्ण बना देती है। सिर्फ सोडियम कम होना ही काफी नहीं है, ये पता लगाना जरूरी है कि क्यों कम है और क्या ये वाकई एसआईएडीएच है भी या नहीं। ठीक है, तो मान लीजिए किसी मरीज ने एसआईडीएच का निदान हो गया, कंफर्म हो गया, अब आगे क्या इलाज कैसे किया जाता है इसका? सामग्री में सबसे पहले तो लिखा है तरल पदार्थ सीमित करना, यानी फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन। क्या ये हमेशा काफी होता है? देखिए, उपचार का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत तो ये है कि मूल कारण का इलाज करो। हाँ, वो तो है ही। अगर एसआईडीएच किसी दवा की वजह से है तो जाहिर है उस दवा को रोकना होगा या बदलना होगा। अगर किसी इन्फेक्शन या ट्यूमर की वजह से है तो उसका इलाज पहली प्राथमिकता है। ठीक। इसके साथ साथ लक्षणों को कंट्रोल करने के लिए हाँ, तरल पदार्थों का सेवन सीमित करना यानी फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन ही पहला कदम है। आमतौर पर मरीज को दिन भर में 800 मिलीलीटर से 1 लीटर तक ही तरल पदार्थ, मतलब पानी, चाय, जूस सब मिलाकर लेने की सलाह दी जाती है। बस इतना? हाँ, क्योंकि समस्या ही अतिरिक्त पानी की है, तो पानी का इंटेक कम करना सीधे समस्या की जड़ पर काम करता है। हल्के से मध्यम मामलों में, खासकर अगर सोडियम बहुत तेजी से कम नहीं हुआ है, तो कई बार सिर्फ इतने से ही धीरे धीरे सोडियम का स्तर सुधरने लगता है। लेकिन 800 ml या 1 लीटर पानी पूरे दिन के लिए, ये तो सुनने में ही काफी कम लगता है। क्या मरीजों के लिए इसे निभाना मुश्किल नहीं होता? प्यास बहुत लगती होगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन का पालन करना मुश्किल हो सकता है, खासकर लंबे समय तक। मरीज को प्यास बहुत लग सकती है। ये एक प्रैक्टिकल चैलेंज है। और अगर सिर्फ इससे बात ना बने या मान लीजिए सोडियम बहुत ही कम हो गया हो, तब क्या विकल्प हैं? हाँ, बिल्कुल। अगर फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन काफी नहीं है या सोडियम का स्तर खतरनाक रूप से कम है,
जैसे मान लीजिए 120 MEQ/L से नीचे चला गया है, या फिर मरीज को गंभीर लक्षण आ रहे हैं, जैसे कंफ्यूजन हो रहा है, दौरे पड़ रहे हैं, तो फिर हमें और ज्यादा एग्रेसिव उपचार की जरूरत पड़ती है। अच्छा, तो उसमें क्या करते हैं? यहाँ कुछ विकल्प हैं। एक है नमक की गोलियां देना, सॉल्ट टैबलेट्स, या ओरल यूरिया। नमक की गोलियां? हाँ, ये शरीर में सोल्यूट लोड बढ़ाते हैं। जब शरीर में सोल्यूट ज्यादा होता है तो उसे बाहर निकालने के लिए किडनी को पानी भी साथ में निकालना पड़ता है। इसे ऑस्मोटिक डायलिसिस कहते हैं। ये अतिरिक्त फ्री वाटर को निकालने में मदद करता है। ओके। यूरिया का क्या रोल है? यूरिया भी यही काम करता है, सोल्यूट लोड बढ़ाता है। ये ज्यादा प्रभावी हो सकता है, लेकिन इसका स्वाद अच्छा नहीं होता तो मरीज के लिए लेना मुश्किल हो सकता है। और क्या ऑप्शन है? दूसरा, गंभीर मामलों के लिए आईवी हाइपरटोनिक सलाइन है, यानी 3% NaCl। ये गाढ़ा नमक का घोल होता है जिसे नसों के द्वारा दिया जाता है। 3% सलाइन? ये तो बहुत सावधानी से देना होता होगा। बिल्कुल, इसका उपयोग केवल गंभीर लक्षण वाले हाइपोनेट्रेमिया में अस्पताल में भर्ती करके ही किया जाता है। और यहाँ सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है कि सोडियम के स्तर को बहुत तेजी से ना बढ़ाया जाए। क्यों? तेजी से बढ़ाने में क्या खतरा है? अगर सोडियम बहुत तेजी से ठीक किया जाए तो ये दिमाग में एक बहुत गंभीर और स्थायी क्षति कर सकता है, जिसे ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम या ODS कहते हैं। ओह, ये तो खतरनाक है। हाँ, इसीलिए लक्ष्य होता है सोडियम को धीरे धीरे बढ़ाना। आमतौर पर पहले 24 घंटों में 8 से 10 MEQ/L से ज्यादा नहीं बढ़ाते, बहुत धीरे धीरे। समझ गया। और कोई दवाएं? हाँ, लूप ड्यूरेटिक्स दे सकते हैं, जैसे फ्यूरोसेमाइड। इन्हें अक्सर नमक की गोलियों के साथ दिया जाता है। फ्यूरोसेमाइड किडनी की यूरिन को गाढ़ा करने की क्षमता को कम करता है, जिससे फ्री वाटर का उत्सर्जन बढ़ता है। ठीक है। और फिर है वैप्टान्स। ये अपेक्षाकृत नई दवाएं हैं। वेप्टन्स? हाँ, वैप्टान्स। ये सीधे ADH रिसेप्टर को, V2 रिसेप्टर को किडनी में ब्लॉक कर देती हैं। इससे ADH अपना पानी रोकने वाला काम कर ही नहीं पाता और किडनी अतिरिक्त पानी को बाहर निकाल देती है। अच्छा, ये तो सीधे एक्शन लेती हैं। हाँ, उदाहरण है कोनीवैप्टिन जो IV दिया जाता है, और टोलवैप्टिन जो गोली के रूप में आता है। इनका उपयोग आमतौर पर तब किया जाता है जब फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन और बाकी उपाय फेल हो जाते हैं। लेकिन इनके साथ भी सावधानी रखनी होती होगी? बिल्कुल, इनके साथ भी सोडियम के तेजी से बढ़ने का खतरा रहता है, और टोलवैप्टिन के साथ लिवर की समस्या का भी थोड़ा ध्यान रखना होता है। ये तो काफी सारे विकल्प हो गए और हर एक के साथ अपनी सावधानियां जुड़ी हैं। खासकर वो हाइपरटोनिक सलाइन और वैप्टेंस वाली बात। मतलब इलाज के दौरान मरीज की बहुत ही करीबी निगरानी जरूरी होती होगी। निश्चित रूप से, बहुत जरूरी। जब भी हम सक्रिय रूप से सोडियम का स्तर ठीक कर रहे होते हैं, खासकर हाइपरटोनिक सलाइन या वैप्टेन से, तो मरीज के सीरम सोडियम स्तर की हर कुछ घंटों में जांच करनी पड़ती है। हर कुछ घंटों में? हाँ, साथ ही मरीज का वॉल्यूम स्टेटस देखना होता है, कहीं वो डिहाइड्रेट तो नहीं हो रहा, यूरिन आउटपुट कितना है, और सबसे महत्वपूर्ण, उसके न्यूरोलॉजिकल लक्षणों पर कड़ी नजर रखनी होती है ताकि ODS जैसी जटिलताओं से बचा जा सके। समझ गया। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो SIADH का मतलब है गलत समय पर या जरूरत से ज्यादा ADH का निकलना। हाँ, जिससे शरीर पानी रोकता है, खून में सोडियम पतला होकर कम हो जाता है, हाइपोनेट्रेमिया। लेकिन शरीर किसी तरह कुल तरल पदार्थ को सामान्य रखने की कोशिश करता है, यूबोलीमिया। बिल्कुल। इसके पीछे दिमाग की समस्या, कैंसर, फेफड़ों की बीमारी या फिर कुछ दवाएं जैसे कई कारण हो सकते हैं। सही। और इलाज में सबसे पहले मूल कारण को ठीक करना है, फिर पानी का सेवन कम करना मुख्य है, और जरूरत पड़ने पर नमक, ड्यूरेटिक्स, हाइपरटोनिक सलाइन या वैप्टेंस जैसे विकल्पों का बहुत सावधानी से इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात मैं जोड़ना चाहूंगी, वो है सही निदान की। हाँ, ये जरूरी है। क्योंकि देखिए, हाइपोनेट्रीमिया के कई कारण होते हैं। शरीर में पानी की कमी से भी हो सकता है, जिसे हाइपोवोलीमिया कहते हैं, या शरीर में पानी और नमक दोनों की अधिकता से भी हो सकता है, जैसे हार्ट फेलियर या किडनी फेलियर में होता है, उसे हाइपरवोलीमिया कहते हैं। SIADH इन सबसे अलग है, क्योंकि इसमें मरीज आमतौर पर यूवोलेमिक होता है, ना पानी कम ना बहुत ज्यादा। सही। इसलिए निदान के लिए बाकी कारणों को रूल आउट करना, खारिज करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आमतौर पर सीरम और यूरिन ऑस्मोलैलिटी,
यूरिन सोडियम और किडनी, एड्रिनल और थायराइड फंक्शन टेस्ट की जरूरत पड़ती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि गलत निदान से गलत इलाज हो सकता है, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जैसा आपने बताया ओडीएस का खतरा। बिल्कुल। तो ये थी SIADH पर हमारी आज की विस्तृत चर्चा, जो श्रोता द्वारा भेजी गई सामग्री पर आधारित थी। हाँ, और यहाँ एक विचारणीय बात मैं छोड़ जाती हूँ। SIADH हमें याद दिलाता है कि शरीर का जो अंदरूनी संतुलन है वो कितना नाजुक है और हार्मोन्स का सही समय पर सही मात्रा में निकलना कितना जरूरी है। खासकर आजकल जब बहुत से लोग, विशेषकर बुजुर्ग, कई तरह की दवाएं ले रहे होते हैं, तो अस्पष्ट लक्षणों जैसे कंफ्यूजन या कमजोरी के साथ आने वाले मरीज में हाइपोनेट्रीमिया और उसके एक संभावित कारण के रूप में SIADH, खासकर दवा प्रेरित SIADH, इसकी संभावना पर विचार करना कितना महत्वपूर्ण है। क्या हम हमेशा इस पर पर्याप्त ध्यान देते हैं? ये सोचने वाली बात है। निश्चित रूप से ये एक महत्वपूर्ण विचार है, खासकर हम प्रैक्टिशनर्स के लिए। इस गहन और जानकारीपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है ये SIADH को बेहतर ढंग से समझने में हमारे श्रोताओं के लिए उपयोगी साबित होगी।